हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये वेव ऑप्टिक्स जो हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को कंसेप्चुअली समझना है पहले हमने कि भाई होता क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, किस तरह से हमारे पास स्पेस के अंदर या स्क्रीन के ऊपर कहीं कहीं पे लाइट के कारण मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें नज़र आती है और कहीं कहीं पे हमें डार्क एरिया नज़र आता है। तो इस तरह से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है स्क्रीन के ऊपर, वो कैसे होती है, इंटरफेरेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, वो अभी हम इस टॉपिक में पहले समझेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। सो उसके बाद जो मेन डेरिवेशन है हमारी आज की, वो है सुपरपोजिशन ऑफ टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। सो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जब हम एक लाइट वेव को दूसरी लाइट वेव के साथ आपस में इंटरफेयर करवाते हैं। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो इसमें हमने डेरिवेशन करनी है, हमने दो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स को कंसिडर करना है। सो मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है या जो वेवलेंथ है दोनों लाइट वेव्स की, वो इक्वल है, एक ही है, सिंगल है। ठीक है। सो दो अलग अलग लाइट वेव्स लेंगे, उनकी इंटेंसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। सेम इंटेंसिटी वाला स्पेशल केस भी इसमें आएगा। सो उनकी सुपरपोजिशन करवानी है, आपस में उनको इंटरफेयर करवाना है, मिक्स करना है दोनों लाइट वेव्स को। उससे क्या होगा? उससे हमारे पास किसी किसी पॉइंट पर, मतलब जिस जहाँ पे हम उनको सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पर हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग होगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मतलब है, देखो दो लाइट वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी I1, एक की I2। सो दोनों ऐड हो जाएंगी, जहाँ पर वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, लेट अस सी। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, वहाँ पे इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। और कुछ पॉइंट स्पेस में ऐसे भी होंगे जहाँ पे उनमें ना तो कंप्लीटली ऐड हो रही है ना सब्ट्रैक्ट, बट थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, पार्शियल ऐड और पार्शियल सब्ट्रैक्ट हो रही है इंटेंसिटी। सो वो हम देखेंगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो इसमें हमें इसको ड्राइव करना है। एक्सप्रेशन मैं आपको बता ही देता हूँ जो हमने इसमें ड्राइव करना है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। तो ये ना एक्सप्रेशन होता है, डेरिवेशन होती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करो। इसमें जो फाई है ना, वो दोनों लाइट वेव्स के इन बिटवीन जो फेज डिफरेंस है ये वो है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, इसको ड्राइव करना हमें। और इसके बाद फिर सेम इक्वेशन में से हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकालनी है। सो पहले ये समझेंगे इंटरफेरेंस होती क्या है, कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमें ये समझ आएगा कि ये कंडीशंस कैसे ड्राइव करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट डेरिवेशन आती है, CBSE के एग्जाम में भी पूछी जाएगी। और स्टेट के जो हमारे पास जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये 3 मार्क्स में डायरेक्ट डेरिवेशन पूछी जाती है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, बट पूछी जाती है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ड्राइव करना भी। और इसके बाद जो इसके रिजल्ट्स हैं उनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगले आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के, वहाँ पर ये रिजल्ट्स जो हैं इस फॉर्मूले के, वो हमारे काम आने वाले हैं। सो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे और कैसे करना है लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो पहले समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कि एक आपके पास बीकर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो आपने 2 कंकर फेंके, साइमल्टेनियसली जाके गिरे वो, तो वहाँ से इस तरह से वाटर की वेव्स जनरेट हुई। सो वो वाटर वेव्स कहीं ना कहीं पे जाके आपस में टकराएंगी। तो जब वो आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वाटर वेव का, वो डिफरेंट होता है। इसको सिंपल मॉडल से समझो। देखो, मान लो ये मेरे पास एक वेव है, उसका एक साइकिल है। ये वेव का साइकिल होता है ना, पता है ना आपको। तो यहाँ से शुरू हुआ, ये क्रेस्ट है हमारा, ये आप छोटी क्लास में पढ़ते हो, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेव 1 है, जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास है A1, इंटेंसिटी है I1। अब मैंने इसको ऐड करा दूसरी वेव के साथ। अब जो दूसरी वेव है वो कैसी है? देखो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हो सकता है दूसरी वेव बिल्कुल इसके साथ इन फेज हो। इन फेज का मतलब है जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड, वैसे वैसे दूसरी का हो रहा है। तो इन फेज का मतलब है जहाँ पे उसका 0 है ऊपर वाली वेव का, उसी पॉइंट पे इसका 0 है। तो ऐसे ही सेम सेंस में ही लाइक दिस। ठीक है। तो ये दोनों वेव जो है ना, इनको बोला जाता है दे आर इन फेज। इन दोनों वेव्स के लिए अगर वो इन फेज हैं, एक दूसरे के साथ साथ ऐसे बढ़ रही हैं और साथ साथ कम हो रही हैं, तो उसके लिए जो फेज डिफरेंस होगा, फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस है 2 वेव्स के बीच में, वो 0 होगा। इस चीज़ को फिजिकली समझो आप। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में ऐड हो जाएंगी, सुपरपोजिशन का मतलब ऐड हो जाना, आपस में मिक्स हो जाना,
तो जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कैसी आएगी, वो यहाँ पे आप देखिए इसका एम्पलीट्यूड जो भी है इस पॉइंट पे वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है A2 वो आपस में ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एक बड़ी वेव नजर आएगी ऐसे। इस तरह के इंटरफेरेंस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड यहां पे डबल होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड डबल होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन इंटेंसिटी डबल नहीं होगी, इंटेंसिटी कुछ और होगी। सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है यहां पे IR वो यहां पे I1 प्लस I2 से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो एक अंधेरा कमरा है, वहां पे मेरे पास 2 टॉर्च लाइट हैं, तो मैंने 2 टॉर्च लाइट पहले एक जगह आई इंटेंसिटी I1 की यहाँ पे, फिर मैंने दूसरी जगह आई इंटेंसिटी I2 की यहाँ पे, तो आपको जो स्पॉट नजर आ रहा है ना वहां पे जो फाइनल सपोर्ट बना, आपको ऐसे लगेगा कि लाइट डबल हो गई है जस्ट, और कुछ नजर नहीं आएगा, वहां इंटरफेरेंस नहीं हो रही, वहां पे सिंपली एडिंग हो रही है लाइट की, इंटेंसिटी की रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। ये कुछ डिफरेंट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि जहां पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल आपस में मैच करेंगे, जहां पर ये दोनों वेव्स इन फेज होंगी जिस पॉइंट पे, वहां पे हमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो दोनों की इंटेंसिटी के सम से ज्यादा मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगी, कहीं और से आ जाएगी वो इंटेंसिटी। वो कहां से आएगी समझ लो जरा इसको। दूसरी सिचुएशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मान लो एक वेव ये है आपके पास, ये उसका साइकिल है, और दूसरी वेव का साइकिल इससे उल्टा है, इसको बोलते हैं दे आर आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये समझेंगे टर्मिनोलॉजी ना, जैसे यहां लिखा था कि दीज वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर, इनको बोला जाता है दे आर आउट ऑफ फेज। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो अगर यहां पॉजिटिव A1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव A2 है, अगर A1 A2 दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल इंटेंसिटी की अगर दोनों वेव्स हैं या इक्वल एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं, तो क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, दोनों को ऐड करके 0, क्योंकि ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां पे इतना प्लस इतना माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आंसर विल बी 0। दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब होता है कि जो दोनों का फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। सो वेव्स यही होती है ना, इस तरह से सिनोसॉइडल वेरिएशन। अब एक वेव की अपनी सिनोसॉइडल वेरिएशन है, दूसरी वेव की अपनी सिनोसॉइडल वेरिएशन है, वो दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल रही हैं। अब उस पॉइंट पर अगर क्रेस्ट क्रेस्ट से मैच हो गया, ट्रफ ट्रफ से मैच हो गया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ भाई, कुछ बना है वहां पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ट्रफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्रेस्ट आ गया दूसरी वेव का, वो दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पहले समझना जरूरी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या सर सिर्फ 2 ही केस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? नहीं, ऐसा नहीं है, ये 2 स्पेशल केसेस हैं। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो फेस डिफरेंस है वो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 180 है, हो सकता है 90 डिग्री हो फेस डिफरेंस, हो सकता है 45 डिग्री हो किसी पॉइंट पे फेस डिफरेंस, हो सकता है फेस डिफरेंस 60 डिग्री हो। तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले में वो फेस डिफरेंस फाइनली पुट करके हमें यहाँ पे दोनों इंटेंसिटीज को पुट करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पे मिलेगी। जरा इसको इस तरह से समझे, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से आपको समझाते हैं, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है उसको बोलते हैं YDSC। बट पहले आप इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा सा, क्या हम कर रहे हैं और इसके साथ साथ मीनिंग क्या है दोनों का। चलिए अब देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि कैसे ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है किसी स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक स्क्रीन है, ऐसे ना स्क्रीन है, यहाँ पे 2 लाइट के सोर्सेज हैं। मैं बड़ा सिंपल सा मॉडल बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास ऐसे मिड पॉइंट है, दोनों सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट है, उसके सामने एक पॉइंट है। तो यहाँ से लाइट की रे गई ऐसे, और यहाँ से भी लाइट की रे गई ऐसे। तो ज्योमेट्री आपको बता रही है, फ्रॉम ज्योमेट्री यू कैन सी कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों लेंथ्स में। इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है देयर इज नो पाथ डिफरेंस। इन दोनों वेव्स में क्या है, देयर इज नो पाथ डिफरेंस। मैंने पहले बोला था कोई डिफरेंस नहीं है, किस चीज का डिफरेंस कह रहा हूं मैं, पाथ का। ये जो पाथ कवर किया है दोनों रेज ने, उनका कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहां पे क्या होगा, मान लो दोनों वेव इकट्ठी ही जनरेट हुई हैं, साइमल्टेनियसली जनरेट हुई हैं। इस तरह के सोर्सेज को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ये आने वाले लेक्चर में हम और डिटेल में करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। सो यहां से भी जो वेव जनरेट हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से भी जनरेट हुई है, तो ऐसे गई, रे थी बट है तो वेव ना, ऐसे। जैसे मान लो इसका एक वेव, इसको बोलेंगे 1 लैम्डा, ये 1 लैम्डा है हमारा,
इसका एक लैम्डा गया, फिर एक लैम्डा और गया, एक लैम्डा और आगे चला गया, एक लैम्डा और आगे चला गया, एक और लास्ट में आधा लैम्डा यहाँ पे पहुँचा, आधा ही पहुँचा, कोई बात नहीं। सेम ही नीचे वाले के साथ हो रहा है ऐसे, इसका भी आधा पहुंचा लास्ट में जाके, मतलब अगर उसका ट्रफ पहुंचा दूसरी वेव का भी उस पॉइंट पे ट्रफ पहुंच गया, तो यहां दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और यहां पे हमें मिलेगी ब्राइट एरिया। यहां जो एरिया होगा स्क्रीन का वो ब्राइट होगा, वहां पे आपको लाइट ज्यादा इंटेंसिटी की नजर आएगी। सो उसको बोला जाता है मैक्सिमा, मैक्सिमम बोल देते हैं या ब्राइट फ्रिंज बोल देते हैं। तो अब मैं लाइट से समझा रहा हूं। जो वट्टों वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि अभी हमने पानी में जैसे कंकर फेंके थे, ऐसे वेव जनरेट हुई, किसी पॉइंट पे जाके ट्रफ से मिला तो वहां पे बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो अगर इस पॉइंट पे जाके दोनों वेव्स के ट्रफ मिले आपस में या दोनों के क्रेस्ट मिले, एक ही बात है, तो उस केस में मतलब इस पॉइंट पे इन दोनों वेव्स में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, फेज डिफरेंस जीरो है। तो जब फेज डिफरेंस जीरो होता है वहां पे होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोला जाता है ब्राइट फ्रिंज। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप में समझ लो कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब होगा ब्राइट, कुछ बना है वहां पे, फ्यूचर ब्राइट होता है ना जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हो, तो वो चीज़ है। अब अगर फाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाए, यहाँ मैंने पुट करा था अभी 0 डिग्री, अगर फाई यहाँ पे 180 डिग्री हो जाए, मतलब एक वेव का पहुंचे ट्रफ दूसरी का पहुंचे क्रेस्ट, तो वहां होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इस पॉइंट पे, बट अगर मैं पॉइंट कहीं और ले लूँ, मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया जो मैंने क्रॉस लगाया, अब इस पॉइंट पे जो दो वेव्स पहुंची हैं उनका पाथ डिफरेंट है। देखो ये इसने इतना पाथ कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा छोटा है, और आप देख सकते हैं बाय ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री, ये पाथ थोड़ा सा बड़ा है, ये पाथ थोड़ा सा छोटा है। मतलब अब इन दोनों वेव्स में कुछ पाथ डिफरेंस है, उस पाथ डिफरेंस को डेल्टा बोला जाता है, हम निकालेंगे आने वाले लेक्चर में। सो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों के ट्रफ ही पहुंचेंगे या दोनों के क्रेस्ट ही पहुंचेंगे। हो सकता है यहाँ पे जो वेव ऐसे पहुंची ऊपर वाली और एक नीचे से पहुंची, उन दोनों का यहाँ पे ना ट्रफ पहुंचा ना क्रेस्ट पहुंचा, लेकिन जो भी वहां पे पहुंचा एम्पलीट्यूड उसमें फाई जो है वो 45 डिग्री है। हो सकता है ना 45, दो साइकिल ही तो है ना। जैसे मान लो एक ये वेव है और एक थोड़ी सी आगे बना देते हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं ऐसे, तो इनमें कुछ डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस। सो यहाँ पे 45 पहुंचा, तो आप इस 45 डिग्री को यहाँ पुट कर दोगे, cos 45, वो आ जाएगा 1/√2। थोड़ा सॉल्व करेंगे, दोनों इंटेंसिटीज पुट करेंगे, वहां रिजल्ट इंटेंसिटी आएगी। 45 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना डिस्ट्रक्टिव होती है, कुछ और ही होता है। मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम भी नहीं होती, मिनिमम भी नहीं होती, लेकिन इन बिटवीन कुछ हो सकती है। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है जब यहाँ पे फाई 180 डिग्री होगा। ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पे अभी निकालनी है, ड्राइव करनी है। तो जब फाई यहाँ 180 डिग्री होगा तो यहाँ देखो आप पुट करेंगे ना cos 180 विच इज -1, तो यहाँ माइनस का फैक्टर आ जाएगा। मतलब I1 प्लस I2 में से कुछ इंटेंसिटी माइनस हो रही है। सो वहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो दोनों के सम से कम होती है। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो लिख लेंगे एट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ टू इंटेंसिटीज एट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो नेट इंटेंसिटी होती है दैट इज लेस देन द सम ऑफ टू इंटेंसिटीज। मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, कहीं कहीं पे सम से कम है, कहीं कहीं पे सम से ज्यादा है। ठीक है, और अगर ऐसा है, अगर मान लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सिर्फ दोनों के सम के बराबर ही आ जाए, ना तो उससे बड़ी हो ना कम हो, अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो उसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पे नो इंटरफेरेंस। वो सिंपल टॉर्च वाली एग्जांपल होती है, वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही, वो सिंपल टॉर्च वाली एग्जांपल है, जैसे इसको हम बोल देते हैं जनरल इल्यूमिनेशन। तो ये आप ना सारे पॉइंट्स पहले अपनी कॉपी पे डायग्राम बना के लिख सकते हो, ताकि जब आप इसको रिवाइज करें आप इसको समझ लें कि क्या इसकी कहानी है सारी, क्योंकि जब कहानी समझ आएगी तभी आप डेरिवेशन कर पाओगे। सो वीडियो को पॉज करके आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं उनको कॉपी पे नोट डाउन करें, फिर हम ये डेरिवेशन अभी करने वाले हैं जो बहुत ईजी है और बहुत जल्दी हो जाएगी। चलिए ओके, तो आई होप आपने नोट डाउन किया। सो अभी हम ये ड्राइव करने वाले हैं फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था। वी आर गोइंग टू स्टडी सुपरपोजिशन ऑफ टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। मोनोक्रोमेटिक हैं, ध्यान रखना इस बात का कैसे करना है। सो सुपरपोजिशन का मतलब होता है सिंपली ऐड करना आपको। सो कंसीडर टू लाइट वेव्स
of amplitudes E01 and E02 of frequency omega. ठीक है, omega is the frequency at a point x is equal to 0. तो हमने ना स्पेस में पॉइंट ओरिजिन ले लिया, x is equal to 0 पे लाइट की हमने इक्वेशन लिखनी है. सो दैट इज E1 is equal to E01 cos omega t minus phi 1. So this is the first equation to represent light wave, and second is E02 cos omega t minus phi 2. सो बच्चे यहाँ पे ना ये एम्पलीट्यूड्स होते हैं. ये हम जब भी आपने EM वेव्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं E0 cos ओमेगा t माइनस kx. सो अगर हमारे पास कोई लाइट वेव है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है. यहाँ भी वेक्टर आएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड की भी डायरेक्शन होती है. अब मैंने x0 मान लिया यहाँ पे ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना दैट इज़ बेसिकली सिनुसॉइडल वेरिएशन इन बोथ स्पेस एंड टाइम. सो हमने पोजीशन फिक्स कर दी, एक पॉइंट है वहाँ पे ऐसे वाली लाइट वेव आ रही है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वहाँ पे वेरी कर रहा है एक पॉइंट पे. सो टाइम तो यहाँ पे है जिसके विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड हमारा वेरी कर रहा है क्योंकि यहाँ कॉस फंक्शन लगा हुआ है. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. सो ये उस पॉइंट पे हमारे पास E1 वेक्टर है जहाँ x0 है. ऐसे E2 वेक्टर है. यहाँ पे जो ओमेगा है x को 0 पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. सो अब दोनों के साथ मैंने phi 1 phi 2 लगाया. ये क्या होते हैं? phi 1 phi 2. phi 1 and phi 2 आर इनिशियल फेसेस. इनिशियल फेज मतलब इसका मतलब होता है कि जब आप t को 0 पुट करेंगे तब लाइट का क्या फेज था. ज़रूरी नहीं है कि टाइम t 0 पे हमारे पास लाइट ऐसे जनरेट हुई है, हो सकता है कहीं और से जनरेट हुई हो ऐसे. सो वो इनिशियल फेज होता है. ठीक है, इसको आप समझेंगे. और फेज डिफरेंस क्या होगा? सो हेयर अगर हमारे पास phi 2 माइनस phi 1 का जो फैक्टर होगा वो दोनों वेव्स के बीच में क्या होगा? फेज डिफरेंस. वो हम आगे जाके भी इसको बनाएंगे. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ओमेगा देखो दोनों केस में मैंने सेम रखा है. यहाँ पे ओमेगा सेम क्यों रखा है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए. यहाँ पे अगर आपने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है ना तो दोनों लाइट वेव एक दूसरे के जैसे ही होंगी. इंटेंसिटीज उनकी डिफरेंट हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट लिया है ना, और आपको पता है कि भाई इंटेंसिटी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्केयर. ये भी याद रखना, आगे जाके काम आएगा. लाइट की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो मतलब इंटेंसिटीज भी डिफरेंट होंगी. ये I1 इंटेंसिटी की लाइट है, ये I2 इंटेंसिटी की लाइट है, याद रखना. सो एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट बट ओमेगा मस्ट बी सेम इन दिस केस. यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 मत करना, उससे गलती हो जाएगी. phi 1 phi 2 रखना है. t वेरिएबल है, t को एज इट इज रहने देंगे. सो दिस इज द टू वेव्स. रिजल्टेंट अभी निकालना है. सो अब इन दोनों की सुपरपोजिशन करनी है. सो बाय सुपरपोजिशन ऑफ E1 एंड E2. आप वेक्टर मत लगाइए क्योंकि हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं. तो जब हम इनकी सुपरपोजिशन करेंगे तो क्या होगा कि जो नेट एम्पलीट्यूड या नेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ER, दैट विल बी सम ऑफ दीज टू. E01 cos ओमेगा t माइनस phi 1 सिंपली ऐड करना है, प्लस E02 cos ओमेगा t माइनस phi 2. तो मैंने जस्ट इन दोनों को अभी ऐड किया. यहाँ तक आप लिख लीजिए कॉपी पे. चलो साथ साथ बना लो नोट्स. मैं अब इसको हेडिंग को रब कर रहा हूँ. आई होप आपने हेडिंग लिखी हुई है पहले. तो अब हमने इसको सॉल्व करना है. ये जो इक्वेशन है हमारी विच इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. तो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आएगी? E01 एज इट इज रहेगा cos A माइनस B. इसको खोलेंगे. सो इट इज cos A cos B प्लस sin A sin B. तो ये सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास. इसको आपने इस तरह से खोलना है. cos A माइनस B. cos A की जगह ओमेगा t है, cos B की जगह phi 1 है, प्लस sin A sin B.
तो ये हो गया यहाँ तक प्लस ई नॉट टू, इसको भी खोल लेंगे सेम ऐसे ही। सो अगेन कॉज ए कॉस बी, अब फाई टू आएगा यहाँ पे क्योंकि अभी बी जो है वो फाई टू है, ध्यान से देखी जाओ बस आप, प्लस साइन ए साइन बी। ओके, सो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ना कॉज ओमेगा टी जहाँ जहाँ आ रहा है, देखो यहाँ कॉज ओमेगा टी आ रहा है, उसको हमें कॉमन लेना है। सो कॉज ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, दोनों में से ले लिया मैंने एक ही स्टेप में। अंदर क्या बचा, ई नॉट वन कॉस फाई वन, यहाँ से सिर्फ ये बचा, यहाँ से क्या बचा प्लस ई नॉट टू कॉस फाई टू। तो बहुत सिंपल है, मैंने पहले कॉस ओमेगा टी को बाहर लिख लिया और यहाँ से अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको डिफरेंट कलर से। यहाँ से ई नॉट वन कॉस फाई वन, यहाँ से ई नॉट टू कॉस फाई टू, ये फैक्टर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इसी तरह से दूसरी जो टर्म है उसमें से साइन ओमेगा टी देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको कॉमन लेना हमें। सो प्लस साइन ओमेगा टी कॉमन अंदर आएगा, साइन ओमेगा टी के साथ है ई नॉट वन साइन फाई वन, देखो यहाँ से ई नॉट वन इधर मल्टीप्लाई हुआ साइन फाई वन प्लस ई नॉट टू साइन फाई टू। तो इस तरह से इसको लिख लेना आपने। अब बच्चे यहाँ पे ये जो टर्म है इस करली ब्रैकेट के अंदर ये कांस्टेंट टर्म है, देखो इसमें टाइम नहीं आ रहा, टाइम बाहर चला गया, इट इज़ जस्ट ए कांस्टेंट। फाई वन फाई टू इनिशियली फिक्स्ड हैं, दे आर कांस्टेंट्स, कॉस फाई वन कॉस फाई टू भी कुछ कांस्टेंट होंगे, ई नॉट वन ई नॉट टू जो है वो एम्पलीट्यूड्स हैं वेव्स के, वो भी कांस्टेंट्स हैं, इट इज़ जस्ट ए कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे ई नॉट कॉस फाई, इस पूरी करली ब्रैकेट को मैंने करली ब्रैकेट के अंदर ई नॉट कॉस फाई बोल देना है, और इसको साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा और यहाँ आएगा ई नॉट साइन फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। अब ये देखिए फिर से फॉर्मूला मेरा वही बना, यहाँ से ई नॉट कॉमन अगर मैं ले लूँ, यहाँ लिखेंगे कॉस ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाई ब्रैकेट के अंदर। सो दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट कॉज ओमेगा टी माइनस फाई। तो वही सेम फॉर्मूला कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी वाला लग गया और ये बन गया ई नॉट कॉज ओमेगा टी कॉज ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ तक मेरे पास ये रिजल्टेंट जो हमारी वेव है उसका इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड या उसका हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं वो आ गया। सो ई आर क्या आ गया मेरे पास, ई नॉट कॉज ओमेगा टी माइनस फाई। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव है, दिस इज रिजल्टेंट वेव एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो स्पेस के अंदर एक लोकेशन है, जैसे मान लो यहां पे ये एक्स इज इक्वल टू जीरो रीजन है हमारा, पीछे से दो वेव्स आ रही हैं ऐसे, और टाइम के साथ वहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, तो वो ये इक्वेशन से पता चलेगा हमें। फाई वहाँ पे दोनों के इन बिटवीन फेज डिफरेंस है। अब हमें फाई की टर्म्स में नेट इंटेंसिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे देखेंगे ध्यान से। हमने जो पुट किया था मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैंने ये पुट करा, इस चीज़ को मैंने ये पुट करा, ऐसे एरो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो नाउ वी कैन फाइंड ई नॉट। ई नॉट क्या है, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमें चाहिए, वहाँ से फिर इंटेंसिटी आएगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देखो बच्चे एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो वेरी हो रहा है टाइम के साथ, दैट इज करेक्ट, बट उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो वी कैन फाइंड ई नॉट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस लिखनी है पहले यहाँ पे जो हमने पुट करी थी। एक इक्वेशन है ई नॉट कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू ई नॉट वन कॉस फाई वन प्लस ई नॉट टू कॉस फाई टू। एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये है ई नॉट साइन फाई, ये जो मैंने पुट करा था, विच इज ई नॉट वन साइन फाई वन प्लस ई नॉट टू साइन फाई टू। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। यहाँ से ई नॉट निकालना है विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड, आप देखो कितना आसान है। ई नॉट निकालना क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग। तो आप देख लीजिए जब आप स्केयरिंग एडिंग करेंगे यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज़ वन, ई नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा। सो स्केयरिंग एंड एडिंग अबव इक्वेशंस,
ये बना ई नॉट स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इधर क्या आया, इसका स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर आएगा पूरा, याद रखना क्योंकि ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो इसका होल स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं इस ब्रैकेट का स्क्वायर करूँगा, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, प्लस 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिखा। अब स्क्वेयरिंग हो गई इस टर्म की, प्लस एडिंग हो रही है, तो ये इसका भी पूरा ऐसे हमने पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर करके यहाँ ऐड करना है। तो ये बनेगा ई नॉट 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस ई नॉट 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस, अब फिर से जब आप करेंगे 2ab वाली टर्म यहाँ पे वैसी आएगी। सो 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2, कॉस की जगह भी साइन वाली टर्म्स आएंगी, साइन फाई 1 साइन फाई 2। तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन आ गई है स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके, विच इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व। अब इसमें भी आप देखिए, यहाँ है कॉस स्क्वायर फाई 1, यहाँ है साइन स्क्वायर फाई 1, तो वो 1 हो जाएगा दोनों का सम। ई नॉट 1 का स्क्वायर कॉमन आया, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 विच इज़ 1। तो मैं पहले सीधा लिख रहा हूँ, 1 नहीं लिख रहा मैं। सो जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे, ई नॉट 1 स्क्वायर बचेगा बस, प्लस उसके बाद जब आप इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करेंगे तो ई नॉट 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, ई नॉट 2 स्क्वायर यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 विच इज़ अगेन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये जो टर्म्स हैं ये वाली और एक ये वाली। अब इसमें से कॉमन देख लीजिए, 2 ई नॉट ई 1 कॉमन है, 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा, कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2। ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का। सो यहाँ आ जाएगा कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। इधर क्या बचा, सिंपली ई नॉट स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ तक पहले लिख लो, फिर इस इक्वेशन को अभी लिखूंगा मैं। वीडियो पॉज कर लो, अगर कुछ रह गया है साथ साथ नहीं लिखा तो आप यहाँ तक पहले नोट्स बना लो। चलो, तो अब हमने इस इक्वेशन को दोबारा से ऊपर लिखना है और फिर इसको डिस्कस करना है। तो हमारी रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन आई थी वो डिफरेंट थी, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। याद रखना कि सर ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ई नॉट स्क्वायर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर। चलो, तो ये मैं ना दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो ई नॉट स्क्वायर इज ई नॉट 1 स्क्वायर प्लस ई नॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 कॉज ए माइनस बी कॉज फाई 1 माइनस फाई 2। चाहे फाई 2 माइनस फाई 1 लिखो, चाहे फाई 1 माइनस फाई 2 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉज इज इवन फंक्शन, उस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख लेते हैं कॉज फाई, तो ये सिंपली हो जाएगा क्योंकि ये फेस डिफरेंस हो गया ना, दोनों फेस का डिफरेंस फाई 1 माइनस फाई 2, तो इसको हम कॉज फाई लिख लेंगे। तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। बार बार लिख रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें कर देता तो ठीक था। चलो, अब लिखना शुरू कर ही दिया है। तो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 0। जो भी आपने लोकेशन ली है वहाँ पे स्क्रीन पे है एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट। चलो, तो ये हो गया वेयर फाई इज कॉल्ड। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फेज डिफरेंस, इसके ही ऊपर सारा दारोमदार है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी कि डिस्ट्रक्टिव, यही डिसाइड करेगा फाई, और कोई नहीं करेगा। चलो, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। फिर से बता रहा हूँ, नाम याद रखना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। ये स्केयर हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं पूरे के ऊपर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ई नॉट। तो ये फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर रहेगा, याद रखना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमें इंटेंसिटी की बात करनी है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, सो एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव I is directly proportional to amplitude square. Therefore,
अगर आपने इंटेंसिटी की टर्म्स में लिखना है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर, तो यहाँ स्केयर था उसकी जगह आई आर आ गया, यहाँ भी स्केयर है उसकी जगह आई वन आ जाएगा, यहाँ भी स्केयर था उसकी जगह आई टू आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, ना स्केयर है तो अंडर रूट आएगा, टू ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट आई वन आई टू, जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था cos फाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दो वेव्स की जब आपने इंटरफेरेंस करवाई, सुपरपोजिशन करवाई, तो किसी पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी है वो इस फॉर्मूले से पता चलेगी। अब यहाँ एक स्पेशल केस है कि अगर हमारे पास I1 I2 के ही बराबर है, दोनों सेम इंटेंसिटीज़ की रेज हैं, जो लाइट्स हैं दोनों वो सेम इंटेंसिटी की हैं। कैसे पता चलता है लाइट की इंटेंसिटी, कैसे कंट्रोल करते हो आप? देखो, अगर आपने रूम के अंदर एक ट्यूबलाइट जगाई है और फिर दूसरी जगा दी, दो ट्यूबलाइट जगा दी, इंटेंसिटी डबल हो गई। यहाँ पे हम कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो, स्लिट होती है लाइट ना, छोटे से होल में से बाहर आती है। अगर हम स्लिट की विड्थ को डबल कर दें, होल थोड़ा बड़ा कर दें या डबल कर दें, तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाती है। सो लाइट की इंटेंसिटी स्लिट विड्थ से कंट्रोल होती है, स्लिट की विड्थ से, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट अगर दोनों की विड्थ बराबर है तो दोनों की इंटेंसिटी भी बराबर होगी सोर्सेज की, तो यहाँ पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला देखना कैसे मॉडिफाई होता है। इस केस में डायरेक्ट यूज़ होया करेगा ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में। यहाँ आई नॉट आ जाएगा, यहाँ आई नॉट आ जाएगा, यहाँ टू आई नॉट स्केयर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो स्केयर और वो कट जाएगा, ऐसे रहेगा। ये बनेगा 2i0 प्लस 2i0 cos फाई, ये बनेगा 2i0 कॉमन 1 प्लस cos फाई, और 1 प्लस cos फाई बन जाएगा 2 cos स्केयर 5/2। ठीक है, सो ये सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा 4i0 cos स्केयर 5/2। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आई आर इज़ 4i0 cos स्केयर 5/2 डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जब क्वेश्चन में गिवन हो कि दोनों लाइट की इंटेंसिटीज़ जो हैं वो इक्वल है। या ऐसे बोला जा सकता है कि जहाँ से लाइट आ रही है उनकी जो सोर्सेज की जो विड्थ है, लाइट सोर्सेज की विड्थ, स्लिट्स की विड्थ, दे आर इक्वल। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल बोला है तब भी इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, स्लिट विड्थ सब कुछ इक्वली रिलेटेड है। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है तो आप डायरेक्टली लगा दो यहाँ पे 4i0 cos स्केयर फाई, जो भी गिवन होगा डिग्रीज या रेडियस में गिवन होता है फाई हमारे पास, तो वो एंगल जस्ट आपको यहाँ पुट करना है और आपके पास नेट इंटेंसिटी आ जाएगी। तब न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन यहाँ तक डेरिवेशन पहले आप कंप्लीट करिए। ओके, अब बच्चे हमने क्या करना है? अब ना इस फॉर्मूले में से हमने देखना है कि क्या कोई स्पेशल केसेस हैं जहां हमें पता चल जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, डिस्ट्रक्टिव कब होती है और नो इंटरफेरेंस कब होती है। तो सारा कुछ फाई पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले में से अभी हमने कंडीशंस निकालनी है। कौन सी कंडीशंस? एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कंडीशंस कौन सी? कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड नो इंटरफेरेंस। तो लेट अस राइट, इसके आगे ही है ये, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा भी बोल देते हैं या ब्राइट फ्रिंज बोल देते हैं कि वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये आगे जाके और चीज़ें क्लियर होंगी। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव, उसका मतलब होता है मिनिमा। लैंग्वेज बता रहा हूँ, मिनिमा बोल देते हैं या डार्क फ्रिंज बोल देते हैं, एक ही बात है। और थर्ड है नो इंटरफेरेंस, उसका कोई ज़्यादा है नहीं रोल, बट हमें इनकी कंडीशंस निकालनी है। पहले हम निकालेंगे कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, तो फिर हम पाथ डिफरेंस की भी बात करेंगे। देखिए बच्चे, बड़ा सिंपल सी फंडा है यहाँ पे। cos फाई की वैल्यू +1 जब होगी, यहाँ प्लस रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। cos फाई की वैल्यू जब -1 हो जाएगी, 1 डिग्री पे आपको पता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, वहाँ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। cos फाई की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, सिंपली बचेगा i1 + i2, वो होता है नो इंटरफेरेंस। तो अब इसको लिखना कैसे है इन टर्म्स ऑफ फाई? लेट अस राइट। सो एज, फिर से फॉर्मूला रिकॉल करो, i1 + i2 + 2 √ i1 i2
cos phi. So when phi is 0 डिग्री या 0 रेडियंस, अब cos का जो साइकिल है या साइन का जो साइकिल है पीरियड जिसको बोलते हैं 2 पाई का है. सो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन. जब फाई की ये सारी वैल्यूज़ होंगी एंड तक, जहाँ तक मर्जी ले जाओ इसको, तब हमारे पास cos phi 1 होता है सारी वैल्यूज़ पे. दैट इज व्हेन phi इज इक्वल टू 2n पाई. अब ये सारा कुछ हमने इकट्ठा करके लिखना है एक ही टर्म के अंदर, तो हमने 2n पाई बोल दिया. वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 अप टू infinity. So when phi is equal to 2n pi, then cos phi is 1, then IR is I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2. तो this is constructive interference. कुछ ऐड हो गया ना, I1 plus I2 में कुछ ऐड हो रहा है, कहीं से इंटेंसिटी आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है. सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, n is just a number, integer. दूसरी कंडीशन, when phi is equal to, देखो phi की वैल्यू जब हमारे पास पाई होती है, पाई मतलब पाई रेडियंस, या इसको आप 180 डिग्री भी बोल सकते हो. डिग्री और रेडियन को तो आपको कन्वर्ट करना आता होगा, नहीं आता तो याद रखेंगे कि जो 180 डिग्रीज है वो पाई रेडियंस होता है. ऐसे लिख लेना आपको. तो जहाँ भी 1 डिग्री निकालना है आप पाई बाय 180 रेडियन कर सकते हो. अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो आप 180 बाय पाई डिग्री कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पुट कर दो बस, इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हो डिग्रीज और रेडियंस की आपस में रिलेशन. मान लो आपको बोला गया कि भाई 2 पाई रेडियन कितना होगा, इधर 2 पाई लगाया, इधर भी 2 पाई लगा दो. 2 पाई इंटू 180 बाय पाई डिग्री, पाई से पाई कटेगा वो होगा 360 डिग्री. तो इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन. याद रखना, वैसे आपको पता होगा. सो व्हेन phi इज इक्वल टू पाई रेडियंस, पाई के अलावा और क्या क्या हो सकता है, देखो इसमें 2 पाई ऐड कर दो मतलब 3 पाई, और 2 पाई ऐड कर दो मतलब 5 पाई एंड सो ऑन. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2n plus 1 पाई, where n again starts from 0, where n is equal to 0 1 2 up to so on. सो अगर आप n1 से शुरू करना चाहते हो, n1 से शुरू कर लेते हैं ना, तो आप यहाँ -1 लगा दो, तो फिर n1 से शुरू हो जाएगा. वो आपकी इच्छा है, एक ही बात है. अगर आप देखो n1 से अब शुरू करोगे, यहाँ 1 आएगा, सो 2 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1, सो पाई बन जाएगा. तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी चलेगा. ठीक है, कोई चक्कर नहीं है. सो अगर ऐसा है तो क्या होगा, देन cos phi इज़ -1. जब cos phi -1 आएगा, यहाँ -1 आया, यहाँ -1 आ गया, तो आंसर आ जाएगा, नेट इंटेंसिटी आ जाएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2. तो इसका मतलब है कि जो टोटल इंटेंसिटी है उससे कम आ रही है इस बार, कुछ नेगेटिव कुछ माइनस हो रहा है उसमें से. सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव. ऐसे ही फॉर नो इंटरफेरेंस फाई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. सो इसके लिए फाई की वैल्यू पाई बाय 2 हो सकती है, 3 पाई बाय 2 हो सकती है, 5 पाई बाय 2 हो सकती है, और यू कैन राइट फाई इज 2n माइनस 1 पाई बाय 2 वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1. जब आप यहाँ 1 पुट करोगे पाई बाय 2 आ जाएगा, 2 3 एंड सो ऑन. तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है. तो इन सारे फाइज पे cos phi 0 होता है. सो उस केस में नेट इंटेंसिटी सिंपली दोनों का सम होती है. इसको बोलते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं हुई, इसको बोलते हैं जनरल इल्यूमिनेशन हुई है. सिंपली लाइट जो है वो एक के ऊपर दूसरी आई है, बट उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई. जैसे एक टॉर्च जलाई फिर दूसरी जगह आ रही, दोनों की लाइट जस्ट आपको ब्राइटर हो चुकी है, लेकिन पैटर्न नहीं बना वहाँ पे. सो ये तब होगा जब ये फाई की वैल्यूज़ होंगी. सो ये तीनों कंडीशंस जो अभी हमने निकाली हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे. सो याद रखना है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा फाई 2n पाई है. एंड 0 से शुरू कर लो आप, ठीक है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई फेस डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई है. 2n माइनस 1 इंटू पाई है. एंड 1 से शुरू कर लो आप, और यहाँ पे फाई की वैल्यू 2n माइनस 1 पाई बाय 2 है, एंड 1 से स्टार्ट करके.
सो इसको बोला जाता है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इवन है ना, देखो सारे इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। व्हेन फाई इज इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देन देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस चीज को बोला जाता है ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। देखो यहाँ ऑड नंबर्स हैं, 3 पाई 5 पाई है ना, पाई भी था इससे पहले। सो व्हेन फेस डिफरेंस फाई is odd integral multiple of pi, then there is destructive interference. And when the phase difference phi is odd integral multiple of pi by 2, यहाँ था odd integral multiple of pi, यहाँ है odd integral multiple of pi by 2, तब हमारे पास होती है नो इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फाई आपने याद रखनी है पहले, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कल की वीडियो में हम इस रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लेके जाएंगे। ये सारी कंडीशंस, डेल्टा क्या होता है, पाथ डिफरेंस। मैंने बताया था ना, पाथ डिफरेंस बेसिकली दो रेज ने जो पाथ कवर करा उनमें जो डिफरेंस है वो भी कल समझाऊंगा आपको। सो डेल्टा की टर्म्स में कभी कभी हमें डेल्टा दिया होता है कि दो वेव्स में इतना पाथ डिफरेंस है, नेट इंटेंसिटी फाइंड करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन द चैप्टर ऑफ वेव ऑप्टिक्स विच इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन ऑफ 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स को स्टडी करा था, जिसमें हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, और हमने देखा कि दो सोर्सेज की जो वेव्स हैं उनमें जो फेस डिफरेंस होता है फाई, वो डिसाइड करता है कि कहीं पर या किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या इंटरफेरेंस नहीं होगी। सो उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने उस दिन ये एक्सप्रेशन निकाला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, विच वाज सम ऑफ 2 इंटेंसिटीज़। दो सोर्सेज हैं, वहाँ से लाइट आ रही है, पहले सोर्स से I1 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, दूसरे सोर्स से I2 की आ रही है। इसमें ये टर्म ऐड होती है विच इज़ 2√I1 I2 cos phi, है ना। तो ये टर्म इसमें ऐड होती है। अब ये जो cos phi है इसकी वैल्यूज डिसाइड करती थी कि कैसी इंटरफेरेंस होगी। अगर cos phi हमारा 1 होता है +1 विच इज़ 4 phi इज इक्वल टू 2n पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। यहाँ लिख लेते हैं, जस्ट रिकॉल कर लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि उस पॉइंट पे हमें ज़्यादा लाइट, जो हमारी जनरल इल्यूमिनेशन है उससे थोड़ी ज़्यादा लाइट हमें नज़र आएगी। सो दिस इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारी कंडीशन थी बच्चों कि ये जो cos phi है वो -1 होगा, जिसमें हमने फिर इसको ऐसे लिखा था 2n - 1 पाई। यहाँ पे n हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3। यहाँ पे n हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3। जब आप n को 1 पुट करोगे यहाँ पाई आ जाएगा, cos पाई -1 होता है तो यहाँ नेगेटिव टर्म आएगी। उससे पता चलता है कि टोटल इंटेंसिटी से लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दिस इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और लास्ट हमारा केस था जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, नो इंटरफेरेंस, उसमें हमारा cos phi 0 था, और वो होता है phi कॉरस्पॉन्डिंग टू 2n - 1 pi by 2 when the phi is odd integral multiple of pi by 2। यहाँ पर भी n 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे शुरू होता है। अब बच्चों ये हमारा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन था, जिसके बाद हमने एक स्पेशल केस किया था कि अगर I1 I2 के बराबर है तब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली IR का, विच इज़ 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला भी याद रख लो, आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसमें ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। यहाँ दोनों की इंटेंसिटी I0 के बराबर है। जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो सेम इंटेंसिटी की लाइट छोड़ रहे हैं, दोनों एक ही तरह के हैं, बिल्कुल जो स्लिट विड्थ है जहाँ से लाइट निकल रही है वो बराबर है। तो उस केस में ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल पे मेंशन्ड होता है, I0 इंटेंसिटी दे रखी होती है दोनों सोर्सेज की, तब ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर फेस डिफरेंस इज फाई। तो अभी तक सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस चल रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको एम्पलीट्यूड्स की टर्म में इस फॉर्मूले को लिखना है तो वो भी लिख देता हूँ मैं। अगर आपको नेट एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो वो होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi अंडर रूट। तो ये वही हमारा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला होता है ना, मैग्नीट्यूड वाला, ये वही सेम फॉर्मूला आता है। सो यहाँ पर अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में ये यूज़ करेंगे, यहाँ A1 A2 के ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा। अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी याद रखेंगे यहाँ पर।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि ये सारी कंडीशंस जो हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस की टर्म्स में, कि अगर दो वेव्स में इतना फेज डिफरेंस है तो यहाँ पर फाई पुट कर दो और आंसर निकाल लो। तो फेज डिफरेंस की टर्म्स में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पाथ डिफरेंस की टर्म्स में। तो पहले पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये क्या होते हैं ध्यान से समझेंगे। मान लो ये स्क्रीन का एक पॉइंट, स्क्रीन है हमारे पास, वहाँ पर एक पॉइंट P है। तो एक वेव यहाँ से आई मेरे पास ऐसे, एक वेव यहाँ से सीधी चली गई। तो आप देख सकते हैं ये इसका पाथ कवर्ड है, ये इसका पाथ कवर्ड है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंकूँ ऐसे परपेंडिकुलर, तो उसके बाद दोनों बराबर हैं। तो परपेंडिकुलर ऐसे फेंकना है, मतलब हमने ना इसको बराबर कर देना है। तो मान लो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ है डेल्टा, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। फिर से समझो, इस वेव ने कुछ पाथ ट्रेवल करा, इस वेव ने कुछ पाथ ट्रेवल करा, दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर देंगे तो पाथ डिफरेंस डेल्टा आएगा। तो इसको डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा हमेशा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन होता है, मतलब 2 वेवलेंथ के बराबर हो सकता है डेल्टा, 3 वेवलेंथ के बराबर हो सकता है, क्वार्टर वेवलेंथ के बराबर हो सकता है। मतलब हमें क्वेश्चन में डेल्टा हो सकता है λ/2 दिया हो, हाफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट है यहाँ पे लैम्डा, हो सकता है डेल्टा हमें क्वेश्चन में दिया हो λ/4 क्वार्टर वेवलेंथ, हो सकता है आपको दिया हो कि लैम्डा जो है वो 3 लैम्डा है, मतलब जो डेल्टा है वो इसके बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में ना लैम्डा की टर्म्स में पाथ डिफरेंस दिया होता है, तब भी आपको पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो। तो यहाँ पर तो फाई है हमारा, हर जगह फाई चल रहा है ना, डेल्टा तो है ही नहीं कहीं पे। तो आप डेल्टा को यहाँ कैसे पुट करोगे? तो उसके लिए पहले आपको डेल्टा को फाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं ध्यान से समझो। ये एक साइकिल होता है वेव का। अब इस साइकिल में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पाथ डिफरेंस है वो होता है लैम्डा के बराबर। लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, तो ये 1 लैम्डा होता है। एक वेवलेंथ मतलब एक साइकिल है वेव का ये। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फेज कितना चेंज हुआ, यहाँ 0 डिग्री एंगल होता है। और अगर आप साइन कोस के ये ग्राफ्स बनाते हो ना, तो आपको पता होगा यहाँ साइकिल का एंगल 2 पाई से चेंज होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा फाई है वो 2 पाई के बराबर होता है। अब आपने इनको आपस में रिलेशन निकालनी है ना, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ डेल्टा/फाई क्या आएगा, λ/2 पाई। अब कुछ भी निकाला जा सकता है, फाई गिवन है तो डेल्टा निकाला जा सकता है, डेल्टा गिवन है तो फाई निकाला जा सकता है। देखो अगर मुझे यहाँ से फाई लिखना है तो फाई ऊपर चला गया, इधर चला गया, बन गया 2 पाई/λ इंटू डेल्टा। तो अगर आपको डेल्टा गिवन है, जैसे यहाँ पे डेल्टा गिवन है λ/2, उसको यहाँ पुट कर दो डेल्टा की जगह, तो आपको फाई पता चल जाएगा। उस फाई को फिर यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाती है हमारे पास। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, यहाँ पुट कर दो फाई को, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पुट कर दो, अगर इंटेंसिटी सेम है तो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो बड़ा आसान है, ये कन्वर्जन आपको करनी आनी चाहिए। अब इस कन्वर्जन को अप्लाई करके ना यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं दोबारा से इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। बड़ा आसान है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको रब करता हूँ, आप नोट कर लो, ये शॉर्ट में ऐसे नोट्स बनाया करो, उससे ना चीज़ें याद रहती हैं। ये एन में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे डिफरेंट कलर से हम डेल्टा की टर्म्स में कंडीशन लिख देंगे और आप भी कॉपी पे नोट कर लो, डिफरेंट कलर से लिखेंगे। सो जब फाई हमारा 2n पाई है तो डेल्टा कितना होगा? अगर आपको डेल्टा निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फाई। ये तो यहाँ फाई पुट कर दो, तो ये आ गया λ/2 पाई, और फाई हमारा ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए विच इज़ 2n पाई, तो 2n पाई। देखो जहाँ पे हमारा फाई था उसकी जगह मैंने, ध्यान से देखो, उसकी जगह मैंने ये वाला फाई 2n पाई पुट कर दिया। तो अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो डेल्टा किसके बराबर आया, n लैम्डा। दोबारा लिख लेते हैं, n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, n लैम्डा। n मतलब इंटीजर, इंटेग्रल वेवलेंथ मतलब अगर आपके पास डेल्टा पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मतलब 1 लैम्डा का डिफरेंस होगा अगर, या 2 लैम्डा का होगा, 50 लैम्डा का होगा, 100 लैम्डा का होगा, इंटीजर है हमेशा, तो उस केस में हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली। उस पॉइंट पर आपको वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी, आपको लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये इसका मतलब है। यहाँ देखो डेल्टा λ/2 पाई इंटू फाई, फाई यहाँ पे क्या है 2n-1 पाई, पाई से पाई कट गया, बाकी ये बचा 2n-1 λ/2। क्या बोलेंगे इसको, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2।
ऑड इंटेग्रल मल्टीपल, ऑड 1 3 5, मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। जब जब डेल्टा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, जब जब मतलब जहाँ जहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जिस जिस पॉइंट पे डेल्टा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, वहाँ वहाँ आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम मिलेगी एज कंपेयर टू जनरल इल्यूमिनेशन। तो ये दूसरी कंडीशन होगी, है, याद रखना कंडीशंस को। सिमिलरली डेल्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा, बड़ा आसान है, फिर से मैंने लैम्डा बाई 2 पाई लिखा और ये पूरा फाई यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2n-1 पाई बाई 2। तो ये पाई से पाई कटा और नीचे 2 इंटू 2, 4 का फैक्टर आ गया। इसको दोबारा लिख लेते हैं, लैम्डा बाई 4। ये कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर नो इंटरफेरेंस। यहाँ लैम्डा बाई 4 है, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 का ऑड इंटेग्रल मल्टीपल कैसा होगा, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, सारे ऑड है ना ऊपर। तो जब जब जिस जिस पॉइंट पर डेल्टा इसके बराबर होगा, इस फैक्टर के बराबर होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी ना कम होगी, जनरली जितनी होनी चाहिए, 2 बल्ब ऑन करने से जितनी लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए उतनी होगी, नो इंटरफेरेंस की। ये कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो यहाँ तक नोट करिए, ये रिलेशन भी नोट करिए, ये फॉर्मूले सारे नोट करिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज की, ये क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और फिर इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले इसको नोट करिए। ओके, तो अभी हम बात करते हैं व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों चाहिए हमें, क्या मीनिंग है, कैसे एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम के अंदर। सो लेट अस डू दैट। तो हमारे पास है, ये रब कर देते हैं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो हो गया फिनिश। चलो इन टर्म्स ऑफ पावर डिफरेंस देखिए बच्चे, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए जो लाइट है ना कैसे जनरेट होती है, बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एटम्स के अंदर ना, ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। जैसे सोडियम लैंप है, सोडियम एटम्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। हम कोई एनर्जी देते हैं बाहर से, कुछ एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है। जब हम उस मटेरियल को एनर्जी देते हैं, सोडियम के वेपर्स को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ना ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं यहाँ पे। तो जब वो वापस जंप करते हैं बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, वहाँ से फिर वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, लाइट की फॉर्म में निकलती है। सो लाइट जनरेट हमेशा ऐसे होती है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम्स। सो अब इसमें क्या है, देखो जब भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है तो वो इस तरह से एक फोटोन छोड़ता है। फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल। अब वो फोटोन जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो इस तरह से छोटी छोटी वेव ट्रेन्स अलग अलग टाइम पे ऐसे जनरेट होती रहती हैं ऐसे। मतलब अगर आपके पास 2 बल्ब हैं, इसके अपने एटम्स हैं, और दूसरा बल्ब है इसके अपने एटम्स हैं, और वो दोनों बल्ब अपनी अपनी लाइट रेंज ऐसे छोड़ रहे हैं। मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना रहा हूँ। ऐसे लाइट रेंज छोड़ते हैं 10⁻⁸ सेकेंड्स के टाइम इंटरवल पर, और ये भी इतने टाइम इंटरवल पर अपनी लाइट रेंज ऐसे छोड़ते रहते हैं। तो वो मिल के हमें लाइट नज़र आती है। अब बच्चे ये जो लाइट वेव छोड़ी है, छोटी छोटी लाइट की ट्रेन्स छोड़ी हैं, इन ट्रेन्स के अंदर फेज़ क्या होता है, देखो ये एक वेव है, ठीक है ऐसे, और ये दूसरी वेव है। अगर ये बिल्कुल दोनों इकट्ठी ही डिक्रीज होती हैं, इकट्ठी डिक्रीज होती हैं, ऐसे सिंक्रोनाइजेशन में चलती हैं, तो हम बोलते हैं इनमें फेज डिफरेंस फाई 0 है। ऐसे बोला जाता है कि इन दोनों फेज में 0 फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो रैंडम प्रोसेस है मटेरियल के अंदर, सोडियम लैंप के अंदर हजारों करोड़ों एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हैं और डी एक्साइट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऐसे। तो जब भी एटम नीचे आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ग्राउंड स्टेट पे, तो वो फोटॉन्स छोड़ता है। तो ये तो रैंडम सी प्रोसेस है, बहुत सारे एटम्स इकट्ठे डी एक्साइट हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइट रेंज हैं। सो मिल के हमें कुछ इस तरह की वेव मिलती है। अब आप 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, वहाँ से जो वेव ट्रेन्स निकलेंगी वो इस तरह से आपस में कभी भी मैच नहीं हो सकती। दोनों के फेज जो हैं वो इनबिल्ट ऐसा नहीं होगा कि दोनों के एक ही टाइम पर फोटोन जनरेट हो रहे हैं, एक ही टाइम पर बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो फेज डिफरेंस दोनों में 0 होगा, पॉसिबल नहीं है।
चलो जीरो तो दूर की बात, कांस्टेंट भी पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ दोनों का फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्रोसेसेस बिल्कुल एक दूसरे के साथ, दोनों सोर्सेज की जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में हो रही हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं जिनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिनमें फेज डिफरेंस, जिनकी लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस चेंज होता रहे, उनको बोला जाता है इनकोहेरेंट सोर्सेज। इनकोहेरेंट का मतलब है वो सोर्सेज जिनके अंदर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे। सो पहले इनकोहेरेंट समझ लेते हैं। ये ना एग्जाम में लिखनी पड़ती है डेफिनेशन। सो इफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, या इंडिपेंडेंट मत लिखो, सिंपली टू सोर्सेस ऑफ लाइट हैव वेरिएबल फेज डिफरेंस। वेरिएबल फेज डिफरेंस, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। या फेज, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, देन दे आर इनकोहेरेंट। अब इनकोहेरेंट सोर्सेस यूज नहीं कर सकते टू मेक इंटरफेरेंस पैटर्न, दे कांट बी यूज्ड टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। क्यों, क्वेश्चन है सर क्यों नहीं यूज कर सकते भाई इनको। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या है, स्क्रीन देखते हैं। ये मान लो हम अगले लेक्चर में करेंगे YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर ना कुछ ऐसे हमें यहाँ पे कुछ वाइट लाइट है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज नज़र आती है, ऐसे मतलब सेम विड्थ की होती है फ्रिंजेस, विड्थ सेम इमेजिन कर लो, जो समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ना ऐसे फ्रिंजेस ही नज़र आती हैं, कहीं पे लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट, कहीं पे डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। अब इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर आपने पैटर्न बनाया तो वो वैसा ही रहे, वो चेंज ना हो, आप उसको देख सको, उसको बोला जाता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड का मतलब समझते हो ना, जो रहे, बचा रहे, खराब ना हो, सस्टेन्ड पैटर्न। अब ये पैटर्न कैसे बना है, ये पैटर्न बना है, इस टर्म ने बनाया है, 2√I1 I2 cos फाई, जिसमें ये फाई जी आ रहे हैं, फाई महाराज, इसने बनाया है ये इंटरफेरेंस पैटर्न। क्योंकि इससे पहले तो हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस, तो ये टर्म डिसाइड करती है कि उस लोकेशन पर डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट बनेगी, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। तो इसमें फाई आ रहा है, और फाई खुद ही टाइम के साथ चेंज हो ही जा रहा है, कांस्टेंट ही नहीं है। मान लो यहाँ पे स्क्रीन पे आपने एक पॉइंट लिया, वहाँ पे जो दो वेव्स आ रही हैं उनका फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो ही जा रहा है। तो कभी वहाँ डायरेक्ट उसी सेम पॉइंट पे कभी डार्क फ्रिंज बन जाएगी, कभी ब्राइट बन जाएगी, इतनी जल्दी जल्दी बनेगी कि यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, आप नहीं बता पाओगे कि इस पॉइंट पे डार्क है या ब्राइट है, क्योंकि फाई ही चेंज हो ही जा रहा है पीछे से। सो फाई मस्ट बी कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सो उस केस में हमारा सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा अगर फाई कांस्टेंट नहीं है। सो फाई कांस्टेंट होता ही नहीं जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स होते हैं। हमें हमेशा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट चाहिए टू गेट सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। सो कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं वेयर फाई इज कांस्टेंट, वेयर फाई डज नॉट वेरी विद टाइम, प्लस लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, जो लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए, तब भी कोहेरेंट की ये भी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन यही है जो इंपॉर्टेंट है कि फाई जो है वो कांस्टेंट रहे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब वो कम इंपॉर्टेंट है, कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है ना, ओमेगा नहीं चेंज कर रहे, लैम्डा नहीं चेंज कर रहे, जैसे सोडियम लैंप है तो येलो कलर की लाइट है तो या रेड कलर की लाइट है, तो वो होना चाहिए। सो कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं, हम कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन भी लिखते हैं, ठीक है। तो लेट अस डिलीट इट, ये समझ आ गया आई होप आपको। इनकोहेरेंट सोर्सेज हो गया, कोहेरेंट सोर्सेज। ध्यान से अब देखो कैसे लिखना है। इफ टू लाइट सोर्सेस emit light waves of equal frequency, या वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट, दोनों में से कुछ भी चलेगा,
कोशिश करनी है जीरो फेज डिफरेंस हो। जब भी दो लाइट वेव जनरेट हो रही हैं दे कम विद सेम सिंक्रोनाइजेशन, जीरो फेज डिफरेंस हो, जीरो नहीं है तो कांस्टेंट हो। सो इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई, दे सेड टू बी कोहेरेंट। अब बहुत आसान सी डेफिनेशंस बताता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, वो मैंने बता दिया क्योंकि सब रैंडम है, इंडिपेंडेंट वाले नहीं हो सकते, अलग अलग बल्ब नहीं हो सकते। कोहेरेंट, ठीक है। सो हाउ यू मेक कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के लिए बच्चे हम एक ही सोर्स से दो सोर्सेज को ड्राइव करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके सिलेबस में है सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें यंग ने दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए थे जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न बना था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट थोड़ा समझ लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के लिए एक तो हमें सिंगल सोर्स यूज़ करना है, सिग्नल बन गया सिंगल सोर्स। जैसे मान लो सोडियम लैंप ले लिया आपने, तो सोडियम लैंप की जो लैम्डा है वो क्या हो गई, कांस्टेंट सा, एक ही लेना है ना आपने सोर्स, तो सिंगल सोर्स यहाँ पे ले लिया एस। वहाँ से आप दो बनाइए, आगे आप एक डब्बा, एक ऐसे तख्ता सा लगा दीजिए कार्डबोर्ड, उसके अंदर दो होल कर दीजिए, ये दो होल्स हैं। तो यहाँ से जो लाइट आएगी ऐसे लाइट जाएगी, वही लाइट अब यहाँ से फिर ऐसे आगे जाएगी। मतलब एक सोर्स के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी एटम्स की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रही है वो वैसे ही चल रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट एक ही बार निकल रही है। उसी लाइट को आपने फर्दर दो में डिवाइड कर लिया। तो जब एक लाइट को दो में डिवाइड कर लें, दो सोर्सेज आगे से ड्राइव कर लें, ये दोनों सोर्सेज S1 S2 दो स्लिट्स हैं बेसिकली जहाँ से लाइट निकल रही है, दे बिहेव लाइक ए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। सेम फ्रिक्वेंसी होगी और फाई चेंज नहीं करेगा, फाई विल बी कांस्टेंट विद टाइम। सो इस तरह से ड्राइव होते हैं। आप ना जैसे अभी मैंने डेफिनेशंस करवा दी, थोड़ा बुक्स भी खोला करो, आपके पास जो भी हेल्प बुक है NCERT है वहाँ से थोड़ा रीड करिए, आपकी चीज़ें और क्लियर होगी। अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। जैसे छोटी छोटी डेफिनेशन साथ साथ जो भी मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। सो दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेज एंड फॉर मेक ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज, we need to drive two sources from one source, lambda must be constant and phi must be constant with time। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों अभी हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स NCERT क्लास 12 फिजिक्स। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको स्टडी करने वाले हैं। इसका ऑपरेटर्स हमने ध्यान से स्टडी करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है वो सीखेंगे आज के लेक्चर में। और जो प्रॉपर डेरिवेशन आपको CBSE एग्ज़ाम्स में या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी, उस डेरिवेशन में ये तीन चीज़ें आपको ड्राइव करने के लिए बोली जाती हैं, जिसमें हमने बताना है कि उस स्क्रीन पर जो हम YDSC में यूज़ करेंगे उस स्क्रीन पर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ कहाँ होती हैं। सो वी नीड टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। इसका एक फॉर्मूला बनेगा YN का फॉर्मूला, वो हम ड्राइव करेंगे। फिर हमें पोजीशंस ऑफ मिनिमा, मिनिमम मतलब होता है डार्क फ्रिंजेस, जहाँ पे हमारी स्क्रीन ब्लैक नज़र आएगी वो डार्क फ्रिंजेस हैं वहाँ पे, वो कहाँ कहाँ होती हैं। और लास्ट में फ्रिंज विड्थ बीटा, फ्रिंज की चौड़ाई, वो जो हमें स्ट्रिप्स ही नज़र आएंगी लाइट की स्ट्रिप्स ही, उसकी चौड़ाई कितनी है। अगर आप सामने से देखेंगे ना YDSC में जो स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सामने से देखने पे नज़र आएगा कि उसके सेंटर पे यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होती है। ब्राइट फ्रिंज का मतलब है आपको प्रॉपर लाइट नज़र आएगी वहाँ पे, ठीक है, सेंटर पार्ट पे स्क्रीन के। और फिर उतनी ही दूरी पर यहाँ पे डार्क एरिया नज़र आएगा, फिर ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, इसी तरह से ऊपर की तरफ डार्क फ्रिंज, उसके ऊपर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। तो इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह का पैटर्न नज़र आता है। इसको डार्क एरिया जो है ना उसको बोला जाता है मिनिमा, या फिर इसको डार्क फ्रिंज बोल देते हैं बच्चों। और ये जो है जहां आपको वाइट लाइट नज़र आती है या येलो लाइट नज़र आएगी अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। वैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपने पूरा अच्छे से फ्रिंज पैटर्न बनाना है, इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आपको सिंगल वेवलेंथ की लाइट, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, वही यूज़ करनी पड़ेगी। और हमें एक सिंगल सोर्स से दो सोर्सेज को ड्राइव करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। सो YDSC जो था, इस एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले
यंग ने लाइट को यूज़ करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। जैसे पानी के अंदर दो पत्थर फेंकने से रिपल जनरेट होते हैं और एक पैटर्न सा नज़र आता है, तो वाटर वेव्स का पैटर्न होता है। उसी तरीके से यंग ने लाइट को यूज़ करके एक पैटर्न सा बनाया स्क्रीन के ऊपर, उसको बोला जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो आज के लेक्चर में सबसे पहले समझना है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास अपरेटस क्या था। सो इस तरह से हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये बच्चे कैसा सोर्स है? ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है उनको पता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूं, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो। सोडियम लाइट बोल सकते हैं, सोडियम लाइट येलो कलर की होती है, सिंगल वेवलेंथ, और यू कैन से सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने ना यहाँ पे इस तरह से कार्डबोर्ड लगा हुआ था। बेसिकली एक डब्बे के अंदर सोर्स है, आप इमेजिन कर लो एक पूरा ऐसे बॉक्स है, उसके अंदर सोर्स है। अब इस कार्डबोर्ड से के सामने, इस सोर्स के सामने ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे, नीचे और ऊपर ऐसे। ये स्लिट्स हैं, स्लिट S1, स्लिट S2। स्लिट का मतलब होता है छोटी सी ओपनिंग जहां से हमारी लाइट इस डब्बे से बाहर आएगी। सो देयर वर टू स्लिट्स S1 एंड S2। अब ये जो दो स्लिट्स है ना, इनके बीच में हम डिस्टेंस मानेंगे स्मॉल डी। वो आप कुछ भी मान सकते हो, हम स्मॉल डी मानेंगे। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स। अब जो लाइट है, लाइट की रे अगर बनाऊं, देखो ये ब्लू लाइट की एक मैंने रे बनाई और एक रे ये बनाई, तो ये दोनों लाइट का जो पाथ है इक्वल है, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इस स्क्रीन का, बेसिकली कार्डबोर्ड का मिड पॉइंट है। सो यहाँ पर ये जो लाइट के द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ्स हैं, दे आर इक्वल। यहाँ से हमारे पास फिर फर्दर लाइट जो है वो बाहर निकल जाती है यहाँ डब्बे से, और सामने एक स्क्रीन पड़ी होती है ऐसे। सो YDSC में एक स्क्रीन भी होती है हमारे पास, जो मैंने फ्रंट व्यू आपको यहाँ पे दिखाया। ये ना फ्रंट व्यू था, सामने से देखेंगे ऐसी नज़र आएगी पैटर्न बनने के बाद, लेकिन साइड पे इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बिल्कुल सामने, इसको हम सेंट्रल पॉइंट ही बोलेंगे। यहाँ हम O लगा दें तो इसको आप O' बोल सकते हो, ठीक है। ये भी आप मिड पॉइंट समझ सकते हो। फिर उसके बाद इस स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो हम कैपिटल D लेके चलेंगे। सारे फॉर्मूले जितने भी ड्राइव करेंगे, याद रखना है कैपिटल D स्लिट्स और स्क्रीन का डिस्टेंस है। ये हमारी स्क्रीन है, सो स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस है कैपिटल D, और दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। अब यहाँ पे जो बच्चे लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, ये उसकी वेव्स मैंने ऐसे आपको दिखाई। आप वेव्स को ऐसे बना सकते हो, ऐसे। सो यहाँ से ऐसे लाइट वेव की फॉर्म में जा रही है, और फिर इसके बाद लाइट फर्दर इस पूरी स्क्रीन पर यहाँ से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब अगर आपने वेव फ्रंट थ्योरी के लेक्चर्स स्टडी करे हैं, जो कि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेंगे, इसमें हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती हुई इमेजिन की जा सकती है। सो उस केस में अगर हम ऐसे इमेजिन करें तो ऐसे पहले लाइट का वेव फ्रंट निकलेगा, फिर एक और वेव फ्रंट निकलेगा, फिर एक वेव फ्रंट निकलेगा। अब मैं कुछ डॉटेड बना रहा हूँ और कुछ सॉलिड बना रहा हूँ ऐसे, तो ये काफ़ी बड़ा है, ऐसे बना से इमेजिन कर सकते हैं। तो डॉटेड लाइट और फिर सॉलिड लाइट ऐसे। तो इसी तरह से हमारा जो दूसरा सोर्स है वहाँ से भी रेड कलर में ही बनाएंगे, तो सॉलिड डॉटेड। अब सॉलिड और डॉटेड का मतलब क्या है अभी बताते हैं। पहले आप जरा इसको इंजॉय करिए कि कितना सुंदर यहाँ पे इस तरह से, ये जैसे पानी के अंदर हम जब पत्थर फेंकते हैं रिपल जनरेट होते हैं ना, सेम उसी चीज़ से इसको इमेजिन करिए, बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से ये अब देखिए यहाँ पे देखो इंटरसेक्शंस हो रही हैं ना, यहाँ दो सॉलिड लाइंस मिल रही हैं, यहाँ एक दोनों डॉटेड लाइंस मिल रही हैं, यहाँ एक सॉलिड एक डॉटेड लाइन मिल रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक डॉटेड एक सॉलिड मिल रही है। तो इस तरह से वो जो लाइट के वेव फ्रंट्स हैं दे आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। तो उसी हिसाब से जो लाइट यहाँ पे पहुँचेगी वहाँ पर किसी किसी पॉइंट पे दो ट्रफ आके मिलेंगे, ट्रफ 1 ट्रफ 2 दोनों ऐड होके बड़ा ट्रफ बनाएंगे। कहीं पर दो क्रेस्ट मिलेंगे, क्रेस्ट 1 क्रेस्ट 2 दोनों ऐड होकर, प्लस का साइन यहाँ लगाना है, दोनों ऐड होकर बड़ा क्रेस्ट बनाएंगे। कहीं पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। किस पे डिपेंड करेगा, किस पॉइंट पर हम देख रहे हैं। उस पॉइंट पर जो भी मिला, ट्रफ से मिला या क्रेस्ट से मिला या ट्रफ और क्रेस्ट मिले, उस हिसाब से यहाँ पर लाइट बढ़ेगी
या कम हो जाएगी या कैंसिल आउट हो जाएगी, वो यहाँ पर ऐसे होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास स्क्रीन पर एक पैटर्न बनता है जो कि इस तरह का नज़र आता है। तो इसके सेंटर पे, ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट के सामने वाला जो एरिया होता है वहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है। मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ डायरेक्टली, अभी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है इट इज़ ऑलवेज ब्राइट। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में YDSC में मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, क्योंकि यहां पर जो लाइट की वेव्स पहुंचेंगी उनमें कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होता, कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता, इनके लिए फेस डिफरेंस 0 होता है एंड वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद होगा आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, लेक्चर नंबर 3 में और 4 में हमने ये सब सीखा था। फाई 0 है तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर उसके बाद बच्चे हम इसी के विद रिस्पेक्ट टू मेजर करते हैं। पहले मैं बना देता हूं, ये डार्क, ये डार्क। अब उस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों तरफ जो डार्क फ्रिंजेस मिली हैं उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है और ये भी फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, ये पहले है। जो ब्राइट के बिल्कुल पास होती हैं उनको बोला जाता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट मिनिमा। इसके बाद फिर से ब्राइट फ्रिंज आएगी, इसको बोला जाता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। याद रखना, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है। सो डायग्राम याद रखना, फर्स्ट ब्राइट, ये नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट ब्राइट है, इसके बाद जो ऊपर आएगी ये डार्क आएगी। तो ऑल्टरनेटिव फ्रिंजेस मिलती हैं आपको, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे सबकी इंटेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में। सो फर्स्ट डार्क, ये हमारे पास थी फर्स्ट डार्क, और ये क्या हुई फिर इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के सेकंड डार्क, सेकंड डार्क, ठीक है। और हमने यहां पे क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा। तो इनकी पोजीशन कैसे बताई जाएगी ये समझो, फिर हम उसको ड्राइव करेंगे। तो ये हमारा ना मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट से हम ऐसे डिस्टेंस लेंगे, मान लो ये डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया YN, nth डार्क फ्रिंज, n का मतलब होता है nth। सो nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बोल सकते हैं या फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, तो लिखा ही हुआ है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth डार्क का डिस्टेंस, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट का डिस्टेंस, n की वैल्यू पुट करी जाएंगे, अगर 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, इस तरह से। सो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। YN का फॉर्मूला, YN का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा, ये 3 पैरामीटर्स हैं जो यहां पे इंपॉर्टेंट हैं। स्मॉल d, कैपिटल D और लैम्डा की टर्म्स में निकलेगा, वो मैं अपने फिजिक्स शॉर्ट में आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला, वहां पे आप 1 मिनट में इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि हमें YN का फॉर्मूला ड्राइव करना है कि अगर YN हमें डिस्टेंस दे रहा है, पोजीशन या डिस्टेंस दे रहा है मैक्सिमा का, तो YN का फॉर्मूला क्या होगा? अगर YN हमें पोजीशन बता रहा है मिनिमा की, तो YN का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है, ये और ये। मिनिमा के लिए YN डिफरेंट होता है, मैक्सिमा के लिए डिफरेंट होता है, और इसको अभी हमने ड्राइव करना है, जो कि अगले 10 मिनट में ड्राइव हो जाएगा और डेरिवेशन 3 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाएगी। सो ये हमारा आज का काम है। अब इसकी थोड़ी सी थियोरी जो है ना, इसकी YDSC का थोड़ा थियोरी पार्ट, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप थोड़ा अपरेटस बताइए। सो अपरेटस में आपने बताना है मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर यूज्ड फ्रॉम वन सोर्स, वी ड्राइव 2 sources which are coherent in nature, S1 and S2 are the slits, distance between the screen and the slits is capital D, distance between sources is small d. So when the wavefront emerge out from these 2 slits, they get interfere and on the screen we get a pattern of alternating ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटा मोटा पैराग्राफ लिख के, बट अभी हमें इसको ड्राइव करना है। सो अभी आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और ये नॉमेनक्लेचर अपनी कॉपी पे बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम करेंगे ये वाली डेरिवेशन। चलिए कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लो इसको। ओके, सो नाउ लेट अस ड्राइव द फॉर्मूला विच इज़ वेरी सिंपल टू ड्राइव।
सो हमारा टॉपिक है डेरिवेशन। इस तरह से पूछी जाएगी, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन इन YDSC। सो ये हमें ड्राइव करना है, बेसिकली YN निकालना है। सो हम ये सेटअप बना लेंगे। S सोर्स, लाइट का सोर्स, यहाँ पे स्लिट 1 S1, स्लिट 2 S2। ये लाइट रे किधर गई, एक लाइट रे इधर गई, ऐसे। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d, दिस इज मिड पॉइंट O। इसके सामने डॉटेड लाइन लगाएंगे, सामने स्क्रीन बनाएंगे। स्क्रीन, यहाँ पे हमारा पॉइंट O डैश आ जाएगा, विच इज़ द सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट। यहाँ पे तो हमें ब्राइट फ्रिंज ही मिलने वाली है। तो अब यहाँ से हम कोई पॉइंट P यहाँ कंसिडर करेंगे, P पॉइंट। P पॉइंट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसका डिस्टेंस O पॉइंट से हमने मान लेना है y, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से वहाँ तक एक लाइट रे ऐसे गई, ऐसे ट्रैवल करके, और ये दूसरी पहुँची। अब बेसिकली ये वेव्स हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर लो। ये एक वेव है जो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये दूसरी वेव है। अब इन दोनों वेव्स का वहाँ पे जाके या तो दोनों का क्रेस्ट पहुँचेगा, या ट्रफ पहुँचेगा, या क्रस्ट और ट्रफ पहुँचेगा, या हो सकता है कोई फेस डिफरेंस फाई हो जो भी यहाँ पे पहुँचा है उन साइकिल्स के बीच में। सो इन टर्म्स ऑफ फाई हमारे पास कंडीशंस हैं। सो हमें क्या करना है, हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दोनों वेव्स में कितना है। पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है? पाथ डिफरेंस के लिए आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस, और ये जो एक्स्ट्रा पाथ है डेल्टा, दैट इज़ पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसके सामने ऐसे बनाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर पूरा शो हो। हाँ, तो हमारा पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, फर्स्ट रे का जो पाथ है, द पाथ डिफरेंस जो हमें निकालना है डेल्टा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से समझिए। इस रे ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम बोल सकते हैं S2P। S2P, S2 से लेके P तक का डिस्टेंस S2P, ये पूरा डिस्टेंस है। और इस रे ने जो कवर करा है उसको हम बोल सकते हैं S1P, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ तो डिफरेंस इन पाथ निकल आएगा, डेल्टा, पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें S2P माइनस S1P कैलकुलेट करना है। वहाँ से फिर जो डेल्टा आएगा उसको हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उसके साथ कंपेयर करके YN का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। कैसे करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम S1P को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करी। ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा d/2, क्योंकि अगर ये d/2 है, देखिए ये पूरा हमारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास d था, दिस इज़ d, दिस इज़ d/2, तो इसके सामने ये भी हो गया d/2, S1PQ, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम सीधा, ये फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल S1PQ वी नीड टू कैलकुलेट S1P। सो S1P स्क्वायर which is hypotenuse is S1Q square plus PQ square। S1Q square, S1Q is capital D। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज कैपिटल D, सो इट इज कैपिटल D स्क्वायर प्लस PQ निकालना है, वो आएगा Y माइनस d/2। देखो Y है ना, ये पूरा मिड पॉइंट से लेके P तक का डिस्टेंस Y माना है मैंने। सो y माइनस d/2 हमारे पास PQ है, ये। तो ये S1P का स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये बना d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 माइनस YD, इक्वेशन 1। दिस इज S1P स्क्वायर। सिमिलरली फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन सी हेयर वी हैव S2 पॉइंट, ये S2 पॉइंट है। यहाँ पर से भी अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये डिस्टेंस d है, और अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेना है S2P वाला। सो फ्रॉम, यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान से देखो, S2PQR, S2RP,
ट्रायंगल देख लो फिर से सारे बच्चे, S2RP ट्रायंगल नजर आ रहा है सबको। इस ट्रायंगल में से ये हाइपोटेन्यूज है, सो S2P स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ये, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2R स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। S2P स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे S2R स्क्वायर, देखो जी S2 से लेके R तक का डिस्टेंस कैपिटल D प्लस PR, P से लेके R तक का डिस्टेंस ये कितना D/2, P से लेके O डैश तक हमारे पास Y है, ये Y नजर आ रहा है ब्लू कलर में, Y है प्लस D/2, तो PR इज Y प्लस D/2 का स्क्वायर। सिंपल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 प्लस YD, ये बन गया S2P का होल स्क्वायर। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, सो दो में से एक को माइनस कर दो, ये एक है ये दो है, तो बनेगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ S2P स्क्वायर है, यहाँ S1P स्क्वायर है, दोनों को माइनस कर दिया। राइट हैंड साइड पे माइनस करो जरा, D स्क्वायर में से D स्क्वायर गया कैंसिल, Y स्क्वायर में से Y स्क्वायर कैंसिल, D स्क्वायर बाय 4 भी कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2YD बनेगा, YD माइनस माइनस YD बचा विच इज 2YD, तो Y आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है इसको ऐसे खोल लो, A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A प्लस B इंटू A माइनस B, A माइनस B हमें चाहिए, वो डेल्टा है, इसको डेल्टा पुट कर दो, A प्लस B। देखो S2P और S1P आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल D। बेसिकली ना ये मैंने बड़े बड़े ट्रायंगल्स आपको दिखाए हैं समझाने के लिए, वैसे ये P पॉइंट को बिल्कुल O के पास इमेजिन करो, फ्रिंजेस बहुत छोटी होती है, बहुत पतली होती है, अगर हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ना, फाइंड भी करेंगे बीटा कितना होता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में होता है बीटा, तो ये P पॉइंट बिल्कुल O डैश के पास है। उस केस में आप इमेजिन करिए कि जो S2P है वो अप्रॉक्सीमेटली D के ही बराबर होगा और S1P भी अप्रॉक्सीमेटली D के ही बराबर होगा, मतलब स्मॉल एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, तो जहां पे वो दोनों ऐड हो रहे हैं वहां आप D प्लस D मान सकते हो। ये तो यहां से डेल्टा निकला 2YD अपॉन 2D, ये कैपिटल D दोनों ऐड होके बन गया ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो मतलब जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, ये हमारे पास इन दोनों रेज के बीच में S2P और S1P के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, जो दोनों ने पाथ ट्रेवल किया करा है, डिफरेंट करा है, इसलिए जो डिफरेंस है वो YD बाय स्मॉल d है। अगर आप पॉइंट को बिल्कुल पास ले आएंगे, P पॉइंट को इसके बिल्कुल पास ले आएंगे, Y छोटा हो जाएगा, Y के छोटा होने से डेल्टा भी छोटा हो जाएगा, पाथ डिफरेंस छोटा हो जाएगा। स्मॉल d फिक्स है, कैपिटल D फिक्स है, एक बार सेटअप आपने लगा दिया, स्मॉल d कैपिटल D फिक्स है। Y क्या है, Y ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लोकेशन है, यहाँ पे Y कुछ और होगा, यहाँ Y कुछ और होगा, यहाँ Y कुछ और होगा, यहाँ Y कुछ और होगा। सो डेल्टा हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है, पहले लिखो इसको। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने ये देखा कि ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा। इस डायग्राम से हमने S2P माइनस S1P कैलकुलेट करना है विच इज पाथ डिफरेंस। दो ट्रायंगल्स इमेजिन करने हैं हमने, ये वाले दो ट्रायंगल्स, दोनों से पाइथागोरस थ्योरम लगा के S1P स्क्वायर और S2P स्क्वायर कैलकुलेट करा मैंने। उसके बाद दोनों को माइनस करके जहाँ पे सम आ रहा है वहाँ पे D प्लस D, जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे डेल्टा। देखो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो जहाँ ऐड हो रहे हैं वहाँ D प्लस D लिखा जा सकता है। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अगर इक्वल कर दोगे तो जीरो ही आ जाएगा, जीरो नहीं है, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। सो हमने वहाँ से डेल्टा निकाल लिया है। सो जो दोनों रेज यहाँ पे पहुँच रही हैं उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो Y इंटू स्मॉल d बाय कैपिटल D है। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं। ये आई होप आपने कॉपी पे लिखा है, साथ साथ नोट्स बनाया करो। तो ये हमारा काम यहाँ तक का हो चुका है, हमें सिर्फ चाहिए डेल्टा का फॉर्मूला, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनली। अभी तक हमने जो ड्राइव करा है डेल्टा YD बाय कैपिटल D है, और यहाँ पे Y मिड पॉइंट से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस है। नाउ वी नो दैट
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें क्या देगी? पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब क्या? ब्राइट फ्रिंजेस, जहां लाइट ज़्यादा होगी, ब्राइट फ्रिंजेस। सो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन के लिए हमारा डेल्टा कितना होना चाहिए? n टाइम्स लैम्डा। डेल्टा आ गया वापस से n टाइम्स लैम्डा। ये हमने लेक्चर नंबर 3 में ड्राइव करा था, आप देख सकते हैं वहाँ जाके, शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे n 0 से स्टार्ट करते हैं हम फॉर सेंट्रल फ्रिंज। 0 का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट, उसके लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है ना। फिर उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 का मतलब आएगा फर्स्ट ब्राइट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जब आप n को 1 पुट करोगे फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन आएगी। सो हमने दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे डेल्टा जो निकला है वो ये है, तो यहाँ हम पुट करेंगे डेल्टा की वैल्यू वाई एन डी बाई कैपिटल डी। अब ना y के पैर में n लगा देना, आपने खुद से लगाया मैंने, क्योंकि वो n नेट का डिस्टेंस है। सो इधर आ गया n लैम्डा, वाई एन यहाँ से निकाल लो, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंसेस या पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। अब यहाँ पे अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो वाई एन 0 आएगा, मतलब सेंट्रल ब्राइट का कोई डिस्टेंस है ही नहीं, मिड पॉइंट से 0 आ गया। n1 के लिए y1 आएगा लैम्डा d बाय स्मॉल d, मतलब सेंट्रल फ्रिंज के इतनी दूरी पर, लैम्डा d बाय स्मॉल d के डिस्टेंस पर हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ऊपर भी नीचे भी। अब ये समझ लेंगे कि जो ऊपर हो रहा है सिमेट्रिकल है सारा कुछ, वही इस पॉइंट के नीचे भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ओ डैश पॉइंट जो है ना, यहाँ तक y है, यहाँ से लेके नीचे भी y है। तो यहाँ पर अगर आपको ब्राइट मिलेगी उतने ही डिस्टेंस पे नीचे भी ब्राइट मिलेगी नीचे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस दोनों साइड। अगर हम n को 2 पुट कर दे तो y2 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। दिस इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो इस तरह से ये चलता जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द मिड पॉइंट और फ्रॉम द सेंटर ब्राइट। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव कंडीशन है, फटाफट कॉपी पे नोट करो। चलिए, हो गया। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए? लेट अस राइट, साथ साथ लिख लो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब आपको डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी, ये आपको क्या देगा? पोजीशंस ऑफ, पूरा लिखते हैं, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। हाँ जी, हमने डेल्टा उसके लिए निकाला था लेक्चर नंबर 3 में, और लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली मैंने इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस निकाला था। वो फॉर्मूला था 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो जब हमारे पास ये होता है पाथ डिफरेंस, तब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसमें ना हमें n1 से स्टार्ट करना है। n1 का मतलब आएगा फर्स्ट डार्क, इसमें सेंटर डार्क तो होती नहीं ना, तो फर्स्ट डार्क। n2 का मतलब होगा सेकेंड डार्क की पोजीशन। तो बस अब हम दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इधर डेल्टा की वैल्यू वाई एन डी बाई कैपिटल डी ही पुट करेंगे यहाँ पर डेल्टा की जगह, और इधर आएगा ये। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? हमें चाहिए वाई एन, सो वाई एन बिकम्स 2n-1 लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी। तो ये वाला फैक्टर ना सेम ही है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यहाँ पे 2n-1/2 आएगा। अब आप देखो, जब आप n को 1 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो हाफ लैम्डा डी बाई डी आएगा। जब आप n को 2 पुट करोगे 3/2 लैम्डा डी बाई डी आएगा। सो वो पोजीशंस है। तो मैं पुट करके दिखाता हूँ। n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट डार्क की पोजीशन कितनी है सेंट्रल से? 1/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। सेकेंड डार्क के लिए आप यहाँ n को 2 पुट करिए, 4-1 3, 3/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपके पास पोजीशंस आ जाएंगी। अब आप
हाफ लैम्डा डी पे अगर जाएंगे, हाफ लैम्डा डी बाय स्मॉल डी पे आपको वो डार्क फ्रिंज मिलेगी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट डार्क के लिए, ठीक है। तो ये पोजीशंस हैं स्क्रीन के ऊपर। अब YDSC में जो लाइट यूज करी जाती है उसका लैम्डा अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम है मान लो। एंगस्ट्रॉम का मतलब पता है ना, लैम्डा अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब आएगा कि ये 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है लैम्डा। कैपिटल डी मान लो 1 मीटर है, स्मॉल डी मान लो 1 सेंटीमीटर है, या 1 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा है, 10 सेंटीमीटर है। तो अब अगर सारा कुछ पुट कर दें तो आपके पास देखें लैम्डा डी बाई डी कितना आता है, जरा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कितना आता है, ये फैक्टर देखते हैं। तो बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ से, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। कैपिटल डी 1 मीटर ये है, वो 1 ही रहने दो। नीचे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 इंटू 10⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। सो यहाँ पे नीचे बचा 10⁻⁻1, इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा +1, तो आएगा 10⁻6 मीटर, मतलब आया 5 माइक्रोमीटर। तो ये फैक्टर 5 माइक्रोमीटर का है, तो बहुत स्मॉल फ्रिंज बन रही है इस केस में। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल डी को बढ़ा दूँ, 10 मीटर कर दूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 50 माइक्रोमीटर आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आपके पास 1 मीटर के हिसाब से आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो फ्रिंज विड्थ बहुत छोटी होती है, ये फॉर्मूला मैंने पुट करके दिखा दिया। अब हर जगह आप ये वाला फैक्टर पुट करिए जाओ, आपको स्क्रीन पे वो सारे पोजीशंस मिल जाएंगी जहाँ जहाँ डार्क फ्रिंज है और जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज है। तो अभी आप ये ड्राइव करिए यहाँ तक, ये फॉर्मूला अभी डेरिवेशन करिए। क्या दे रहा है ये फॉर्मूला, बोलो, सोचो। पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन इन YDSC। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर हम बीटा ड्राइव करेंगे। चलिए, तो आई होप आपने इसको ड्राइव कर लिया। अब हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकालना है। फ्रिंज विड्थ, विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। विड्थ किसकी, फ्रिंज की, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है वो निकालना है। तो अगर आप इस स्क्रीन को, ये स्क्रीन पड़ी है मेरे पास यहाँ पे जहाँ पे पैटर्न बना हुआ पूरा, उसको सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसी नजर आएगी। ये हमारा जो O डैश पॉइंट है, मिड पॉइंट वाला, वो यहाँ है। मैंने यहाँ एक डॉटेड लाइन खींच दी स्क्रीन का मिड पॉइंट बताने के लिए। यहाँ बिल्कुल ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो लाइन है, ये बिल्कुल जो फाइनल जो हमारा ये वाला सोर्स था उसके सामने है, ऐसे यहाँ पे सोर्स पड़ा हुआ है ऐसे, तो लाइट ऐसे जा रही है। ये वाली हमारी जो फ्रिंज होती है वो हमारी सेंट्रल ब्राइट है। ये रब कर देते हैं यहाँ से, वाइट एरिया का मतलब ब्राइट फ्रिंज। इसके ऊपर आएगी डार्क, इसके नीचे आएगी डार्क। ये दोनों फर्स्ट डार्क हैं, फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट डार्क। ये कौन सी है, फर्स्ट डार्क। दोनों तरफ फर्स्ट ही बोला जाता है। इसके नीचे फिर से वाइट एरिया आएगा, ये फर्स्ट ब्राइट होगी। इसके ऊपर भी वाइट एरिया आएगा, वाइट मतलब जहाँ लाइट मैक्सिमम है, ये फर्स्ट ब्राइट होगी। और उसके ऊपर फिर जो डार्क आई वो सेकंड डार्क है। और इसके नीचे ये जो डार्क एरिया आया ये भी सेकंड डार्क है। ये डिस्टेंस जब हम बात करते हैं ना फ्रिंज विड्थ की, तो फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव होती हैं जो लगातार आ रही हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। तो उन दोनों में जो डिस्टेंस होता है उसको बीटा बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ। अब बच्चे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, देखो ना, ये सेंटर ब्राइट है, ये पहली ब्राइट है, इसमें और इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब दोनों की अपनी चौड़ाई भी है कुछ, सो अब कहाँ से मेज़र करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट इमेजिन करता हूँ। जैसे अगर मैं इस सेंटर वाली ब्राइट के मिड में एक डॉटेड लाइन खींच दें और ये पहली वाली ब्राइट के मिड पे भी एक डॉटेड लाइन खींच दें, तो सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बनती हैं। ये जो डिस्टेंस होता है उसको बीटा बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ।
फ्रिंज की चौड़ाई। अब यहाँ पर जो मैंने पैटर्न बनाया ना, शार्प एजेस हैं, मैंने आपको बता दिया कि भाई इतना एरिया है जी, इसमें डार्क है, इसमें ब्राइट है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, वो ग्रेजुअली चेंज होती है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंज होती है। सेंटर पे बहुत ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम सेंटर से डार्क की तरफ बढ़ेंगे लाइट की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इसके सेंटर पे बिल्कुल डार्क होगी, गूढ़ा काला, ज्यादा मैक्सिमम काला, तो मैक्सिमम डार्क यहां होगा। फिर जैसे जैसे हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती चली जाएगी। सो यहां पे इस बात को समझना जरूरी है कि फ्रिंजेस के एजेस, फ्रिंजेस के किनारे शार्प नहीं होते, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होता है लाइट की इंटेंसिटी का। बट थ्योरेटिकली जब हमें बीटा को इमेजिन करना है तो हम इस तरह से मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस मान सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क। तो डार्क के लिए भी हम कर सकते हैं, ग्रीन कलर में आपको करके दिखाते हैं। जैसे एक ये ले ली मैंने डार्क फ्रिंज, एक ये ले ली, दोनों के मिड पॉइंट, ये भी बीटा ही होगा। ये बीटा दोनों का सेम फॉर्मूला आएगा। फ्रिंज की चौड़ाई इंटरफ्रेंस पैटर्न में सेम रहती है, डिफरेंट नहीं होती, तो याद रखना। अब बीटा का फॉर्मूला कैसे निकालें सर? तो किसी भी दो फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है उनको माइनस कर देते हैं। समझो जैसे कैसे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये नीचे वाला जो है ना, ये मिड पॉइंट से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस कुछ है y1, मिड पॉइंट से सेकंड डार्क का जो डिस्टेंस है y2। अब आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, अगर मैं इस y2 में से इस y1 को माइनस कर दूं, ये सेकंड डार्क है लिखा हुआ है सामने, ये फर्स्ट डार्क है। अगर हम इस सेकंड डार्क का डिस्टेंस लेके y2 उसमें से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस y1 माइनस कर दें तो बीटा आ जाएगा हमारे पास। तो वही हमें करना है। तो इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1। किसी के लिए भी कर लो आप। सो हम ये निकालेंगे, ठीक है। और यू कैन से yn+1 माइनस yn। कोई भी ns+1 वाली फ्रिंज ले लो, चाहे डार्क ले लो चाहे ब्राइट ले लो, उसके डिस्टेंस में से उससे पिछली वाली का माइनस कर दो। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। ब्राइट के लिए करते हैं, yn+1 क्या होगा? n+1 लैम्डा d बाय स्मॉल डी। nth के लिए क्या होगा डिस्टेंस? n लैम्डा d बाय स्मॉल डी। यह भी हमने फॉर्मूला निकाला था ना ब्राइट के लिए, n लैम्डा d बाय डी nth के लिए। और n+1th के लिए क्या बन जाएगा? n+1 लैम्डा d बाय स्मॉल डी। दोनों को माइनस करना है, तो आप माइनस करके देखो क्या बच रहा है, सिर्फ लैम्डा d बाय स्मॉल डी। सो ये बीटा का फॉर्मूला है। दोनों केस में सेम आएगा, सेकंड केस में आप चेक करेंगे खुद से, करना है तो ड्राइव करने के लिए इतना कर सकते हैं एग्जाम में। सो ये आएगा लैम्डा d बाय स्मॉल डी। सो जो बीटा है, फ्रिंज विड्थ, ये चीज़, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तुम्हारे सामने हैं वो तीनों चीज़ें। और सीबीएसई में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिंज विड्थ कैसे कैसे चेंज हो सकती है, जो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लैम्डा को चेंज करने से, लैम्डा कैसे कैसे चेंज हो सकता है लाइट का, अगर हम इस पूरे ऑपरेटर्स को किसी लिक्विड के अंदर डाल दें तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगी तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। डी को चेंज करने से बीटा चेंज होगा, स्मॉल डी को चेंज करने से भी बीटा चेंज होगा। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो यहाँ पे हमने फ्रिंज विड्थ को ड्राइव करा, ये फॉर्मूला डेरिवेशन हमें करनी है। यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही करना है। सो कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क 2 मार्क और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। आज हमने सिर्फ YDSC को ड्राइव करा है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। यहाँ तक कि अपने नोट्स बना लो, ये डायग्राम बना लो कॉपी पे, और हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में बच्चों।